दोस्तों, हम सब के दर का सफर पूरा होने वाला है। रक्त पिशाच का श्राप एपिसोड 3 आदि योगी का मंदिर लेकर आया है भूत एफएम। ये छोटा सा चैनल मैंने स्टार्ट किया है ताकि मैं आप तक कुछ डरावनी और भूतिया कहानी ला सकूं मेरे अपने स्टोरी टेलिंग स्टाइल के साथ। और आपके प्यार के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। ऐसी ओरिजिनल कहानियों को बढ़ावा देने के लिए क्या आप मेरी मदद करोगे हमारी कम्युनिटी को और लोगों तक पहुंचाने में, जिन्हें इस तरह की कहानियां पसंद आ सकती हैं, और भूत एफएम को 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में। अब तक हमने देखा पार्ट 1 में विक्रम पैसों की लालच में एक कॉइन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाता है, जहां एक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। पार्ट 2 में काठमांडू के मंदिर से चंद्रहास लाते वक्त नेपाल के जंगलों में बेताल का साया उसका पीछा करती है। वो जैसे तैसे बच तो जाता है, पर राजेश ठाकुर चंद्रहास के साथ करना क्या चाहता है, और वो लाल आंखें क्या थी जो विक्रम का पीछा कर रही थी। ईयरफोन्स लगाओ, लाइट्स ऑफ करो और इस सच्ची भूत की कहानी में खो जाओ। विक्रम का शरीर थक चुका था, हर हड्डी दर्द से चूर चूर हो रही थी, पर उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई उसके सीने पे पत्थर मार रहा हो। काठमांडू के मंदिर का वो भयानक नज़ारा उसके दिमाग में अभी भी ताज़ा था। चंद्रहास के रूपों की चीखें, बेताल की वो काली आंखें और राजेश ठाकुर की वो शैतानी मुस्कुराहट। चंद्रहास एक पुराने कपड़े में लपेटा हुआ उसके बैग में, उसका भारी वजन हर पल विक्रम को एक खौफनाक जिम्मेदारी का एहसास दिला रही थी। तलवार से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई रूह उसके साथ चल रही हो। उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई रूह उसे अपनी कहानी सुना रही हो। काठमांडू के पहाड़ों से बिहार के जंगलों तक का रास्ता अंधेरा और खतरनाक है। पथरीले सड़कें, गहरी खाइयाँ और दोनों तरफ फैला जंगल, सब एक डरावना माहौल बना रही थी। राजेश ठाकुर, जो अब विक्रम को शैतान से कम नहीं लगता था, जीप के सामने बैठा था। उसकी आंखें हर वक्त तलवार के बैग को घूर रही थी, जैसे वो विक्रम को नहीं बल्कि उस तलवार को अपना शिकार समझ रही हो। उसका चेहरा शांत है, पर उसकी मुस्कुराहट में एक शिकारी का घमंड, एक ऐसी बेपरवाही जो विक्रम के दिल को काट रही थी। विक्रम के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। वो कॉइन जो राजेश ने रद्दी की तरफ फेंक दी, चुड़ैल का वो खौफनाक हमला, बेताल का साया जो अभी तक उसकी हड्डियों में बसा हुआ था, और चंद्रहास की रूहों की चीखें जो उसके सपनों में गूंज रही थी। यह आदमी पक्का कोई इंसान नहीं है, वो सोचता है। हर पल ये शक उसके दिल में और गहरा हो जाता है, पर पैसों का लालच अब भी उसके इरादों को कमज़ोर कर रही थी। उसकी बेटी का भविष्य, घर का कर्ज, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, सब उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। बस ये तलवार दे दूं और घर वापस जाऊं, वो अपने आप को समझाता है, पर हर मोड़ पर उसे लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। नेपाल बिहार बॉर्डर के पास जंगल का रास्ता इतना खामोश था कि विक्रम को अपनी सांसें भी डरा रही थी। पेड़ों की लंबी अजीब सी छाया और हवा में एक अनजाना ठंडक एक भयानक माहौल बना रहा था। अचानक जीप के सामने 4 आदमी निकल आते हैं, चेहरे पे काले कपड़े, हाथों में लाठी और तलवार, और एक आदमी के हाथ में एक पुरानी सी बंदूक। उनकी आंखें कपड़ों के छेदों से चमक रही थी, जैसे अंधेरे में शैतानी अंगारे जला रही हो। रुक! एक आदमी चिल्लाता है, उसकी आवाज़ में गुस्सा और एक अजीब सी भूख, जैसे वो खून का प्यासा हो। विक्रम का दिल रुक सा जाता है। उसे लगता है ये कोई मामूली डकैती नहीं है। राजेश जीप को रोक देता है और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब उसके प्लान का हिस्सा हो। वो विक्रम की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तलवार संभाल के रखना, मैं लौट आऊँगा। उसकी आवाज़ में कोई एहसास नहीं, जैसे वो विक्रम से नहीं किसी और चीज़ से बात कर रहा हो। फिर एक झटके में वो जीप से उतरता है और जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता है, जैसे वो हवा का झोंका हो।
विक्रम को समझ आता है ये सब उसी का प्लान है, ये सब उसी के लोग हैं, शायद उसे मार देना चाहते हो। गुंडों का सरदार आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पे तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, आंखें लाल जैसे आग के अंगारे हों। तलवार दे वरना यहीं काट के फेंक देंगे, वो गुड़ाता है, उसकी आवाज़ में एक शैतानी नफरत। विक्रम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो जानता है कि तलवार देने पे उसकी मौत निश्चित है और ना देने पे शायद मौत। वो बैग से चंद्रहास निकालने की कोशिश करता है, पर एक गुंडा उस पर झपटता है। उसकी तीखे नाखून विक्रम के चेहरे के पास से गुजरती हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल में तलवारों की झंझनाहट, लाठियों का शोर और आदमियों की चीखें गूंजने लगती हैं। विक्रम एक आदमी को धक्का दे देता है, पर दूसरा पीछे से उसके सर पे लाठी मार देता है। दुनिया घूमने लगती है। उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो एक पुल के पास गिरता है। नीचे गहरी खाई है। उसका शरीर फिसलने लगता है, बैग के साथ। बस यहीं मर जाऊंगा क्या, वो सोचता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं, पर उसका शरीर एक छोटे से पत्थर पर अटक जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब विक्रम अपनी आंखें खोलता है, एक अजीब सी शांति उसे घेर लेती है। वो एक छोटी सी गुफा में है, जहां एक अग्नि जल रही है। उसकी रोशनी गुफा के पत्थरों पर नाच रही थी। उसके सामने एक योगी बैठा था, सफ़ेद जटाएं, चेहरा शांत पर आंखें तीखी, जैसे वो विक्रम के दिल के अंदर देख सकता हो। तू मौत के मुंह से वापस आया है बच्चा, पर तेरा दुश्मन अभी भी जिंदा है, योगी बोलता है, उसकी आवाज़ गहरी और शक्तियों से भरी। विक्रम का सर दुख रहा था, शरीर पे चोटों के निशान, पर वो जल्दी से बैग चेक करता है। चंद्रहास अभी भी उसके पास था। कौन हो तुम और वो आदमी कहाँ गए, वो पूछता है, आवाज में डर और गुस्सा। योगी एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, वो कोई आदमी नहीं थे, वो रक्त पिशाच थे। योगी विक्रम को बताता है, राजेश ठाकुर कोई और नहीं, एक रक्त पिशाच है, सदियों से जिंदा है और चंद्रहास उसके लिए एक खजाना है, हजारों रूहों की शक्तियों से भरा, जो उसे अमर और राक्षसों जितना ताकतवर बना सकती है। कॉइन एक झांसा थी, चुड़ैल उसकी सेविका, सब विक्रम को फंसाने के लिए जाल था। तू उसका शिकार था, योगी बोलता है, पर अब तू उसके मौत का रास्ता बन सकता है। योगी बताता है कि राजेश को अब 2 साल की तांत्रिक तपस्या के लिए एकांत में जाना पड़ेगा, जिसमें उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएगी। योगी उसे बताता है कि अगर चंद्रहास को आदि योगी के मंदिर में वापस रख दिया जाए तो पिशाच की शक्ति खत्म हो जाएगी और तपस्या के अंत में उसकी मौत निश्चित है। विक्रम का दिल धड़कने लगता है। मेरी बेटी के लिए, वो सोचता है। उसकी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और योगी के साथ वो मंदिर के लिए निकल पड़ता है। आदि योगी के मंदिर के बाहर एक सुनसान इलाके में, जहाँ की हवा एक शैतानी शक्ति का एहसास दिला रही थी। मंदिर की दीवारें सदियों पुरानी, शिव के रौद्र रूप के साथ, तांत्रिक चिन्हों के साथ भरी हुई थी। योगी बोलता है, यहाँ चंद्रहास को उसके असली जगह पे रखना पड़ेगा, पर पिशाच के सेवक तुझे रोकने आएंगे। वो तपस्या में है, इसलिए खुद नहीं आ पाएगा। उसकी आवाज में एक चेतावनी। विक्रम के हाथ चंद्रहास पे थे। उसकी ठंडी पकड़ उसके जिस्म में जलन पैदा कर रही थी, पर उसका शरीर कांप रहा था। मंदिर के अंदर का अंधेरा उसे निगल लेता है। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ जाती है। एक बड़ा सा हॉल, जहाँ एक पत्थर का ऑल्टर है और उस पे एक छोटा सा कड़ा जहाँ तलवार रखनी है। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ता है, हवा ठंडी हो जाती है और एक अजीब सी आवाज गूंजती है। पिशाच के सेवक आते हैं, 4 भूत, जिनके चेहरे तो इंसान जैसे, पर आंखें काली और हवा में उड़ रहे थे, और एक तांत्रिक सेवक जिसके हाथ में काले जादू का कोई यंत्र, उसका चेहरा मुर्दा जैसा। नहीं तो तेरी रूह
तांत्रिक गुर्राता है, उसकी आवाज़ शैतानी। विक्रम चंद्रहास उठाता है। तलवार के ब्लेड से एक सफ़ेद रोशनी सी निकलती है और एक भूत चीखते हुए फूल बन जाता है। पर तांत्रिक अपना यंत्र हवा में उठाता है और विक्रम के दिमाग में एक तीखा दर्द शुरू हो जाता है। उसे अपनी बेटी दिखती है, रोती हुई, भूखी, सहमी हुई, और पिशाच की आवाज़ गूंजती है, तू हार जाएगा विक्रम। योगी जो बाहर मंत्र पढ़ रहा था चिल्लाता है, डर मत, शिव तेरे साथ है। विक्रम अपनी बेटी के लिए अपने दर्द को दबा देता है। काल भैरव मंत्र का जाप करते हुए वो दूसरे भूत को काट देता है, पर तांत्रिक का जादू उसे अपने घुटने पे ला देती है। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। एक आखिरी झटके में वो तांत्रिक के यंत्र को तोड़ देता है और चंद्रहास उसके दिल में घुसा देता है। तांत्रिक चीखता है, उसका शरीर जल के राख बन जाता है। विक्रम ऑल्टर के पास पहुंचता है, पर पिशाच का माया जाल अभी भी बाकी था। पिशाच का चेहरा उसके दिमाग में उभरता है, लाल आंखें, शैतानी हंसी, तू मुझे रोक नहीं सकता। विक्रम को अपना घर जलता हुआ दिखता है, उसकी बेटी आग में फंसी हुई। उसका हाथ कांपने लगता है, पर वो अपनी बेटी के लिए तलवार को ऑल्टर पर रख देता है। एक जोर का झटका लगता है, जैसे हजारों रूह एक साथ छूट गई हों। मंदिर में एक भयानक सा शोर गूंजता है, रोशनी से भर जाता है मंदिर, और पिशाच की आवाज़ एक चीख बन के ख़त्म हो जाती है। विक्रम बाहर निकलता है, थका हुआ पर जिंदा। योगी बोलता है, तू जीत गया विक्रम, चंद्रहास वापस अपने स्थान पे है। पिशाच की तपस्या खत्म होने तक वो मर जाएगा। उसकी आवाज़ में एक खुशी। विक्रम का दिल सुकून से भर जाता है, पर एक छोटा सा दर्द अभी भी बाकी था। वो घर वापस जाता है, अपनी बेटी को गले लगाता है और अपनी दुकान खोलता है। पर रात के सन्नाटे में जब वो सोता है, उसे एक ठंडी सी हवा का एहसास होता है, जैसे पिशाच अभी भी उसके आसपास है। विक्रम अपने घर में अपनी बेटी के साथ हंस रहा है। उसे लगता है अब सब ठीक हो गया है, पर उसकी आंखें एक पल के लिए दरवाजे पे जाती हैं। अंधेरे में एक लाल आंख चमकती है और एक आवाज़ सी गूंज जाती है। विक्रम सोचता है, पिशाच खत्म हो गया है ना? अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत FM को।